वेलकम स्टूडेंट्स। और जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि अलीगढ़ कोचिंग सेंटर तैयारी कराता है एमबीए एंट्रेंस के लिए। और इस साल का जो बैच है आप लोग का, जैसे कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में प्रेजेंट है। तो 2025 के लिए जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं एमयू के लिए, चाहे वो प्रिपेयर कर रहे हो या जेएमआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है आप लोग का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। जो कौन के क्वेश्चंस आप लोग के पूछे जाते हैं एमयू एंट्रेंस में या जेएमआई एंट्रेंस में, तो कैसा रहता है लेवल और क्या क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं इसमें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना फर्स्ट लेक्चर बिल्कुल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है ये एमयू और जेएमआई दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और सेशन है 2025 वाले स्टूडेंट्स के लिए। और टॉपिक जो है हम लोग का यहाँ पे कॉन्ट्स का, वो प्रेजेंट है प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट लेक्चर जो आप लोग के सामने यहाँ पे प्रेजेंट किया जा रहा है लेक्चर नंबर 1, दैट इज प्रोबेबिलिटी। तो पहले आप लोग को इसके बारे में मीनिंग जानना पड़ेगा, क्या होता है असल में, क्या बेसिक टर्म्स हमारे पास इसमें आप लोगों को डिस्कस करनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग मीनिंग की अगर बात करें तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि आप जैसे एग्जाम के लिए फॉर्म फिल अप करोगे, तो फॉर्म फिल करते टाइम आपको पता होगा या तो आप इसको क्वालिफाई करोगे या फिर रिजेक्शन होगा। दो ही ऑप्शन है ना हमारे पास। तो ये क्या है, अनसर्टेनिटी है। ओके, अनसर्टेनिटी। इसी तरीके से यहां पे आप लोग तैयारी करेंगे, तैयारी के बाद सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। दो ही तो चीजें हैं हमारे पास, या तो होगा या फिर नहीं होगा। कोई भी चीज हमारे पास प्रेजेंट है यस या फिर नो में प्रेजेंट है। ओके, तो ये क्या है, अनसर्टेनिटी। आपको कोई, आप प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते कि बिल्कुल आपका होगा ही नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। आप कर सकते हैं अगर आप मेहनत करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, चीजों को एनालाइज करेंगे, लास्ट ईयर के बेसिस पे अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेंगे, तो इंशाल्लाह जरूर आप सक्सेस पाएंगे सिलेक्शन में भी, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, तो यहां पे मीनिंग की अगर हम बात करें तो मीनिंग होता है आपका टू मेजर अनसर्टेनिटी, टू मेजर अनसर्टेनिटी। ये है बेसिकली प्रोबेबिलिटी। जो ब्रांच है हमारे पास वो डील करती है किससे रिलेटेड, डील करती है जहां पे चीजों को, अनसर्टेनिटी को मेजर किया जा सके, कैलकुलेट किया जा सके कि कोई भी चीज होने के क्या पॉसिबिलिटीज हैं। ओके, तो यहां पे आप लोग और क्या कैलकुलेट कर सकते हो, टू कैलकुलेट पॉसिबिलिटीज। ओके, टू कैलकुलेट पॉसिबिलिटीज, इसको आप इस फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अनसर्टेनिटी को मेजर करना कि ये चीज होगी या फिर नहीं होगी, ये मेजर करना, ये किस चैप्टर में आएगा, किस फील्ड में आएगा, ये आएगा आपका प्रोबेबिलिटी में। तो ये इसका बेसिक बिल्कुल मीनिंग है। कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आप लोग को पता होनी चाहिए। ओके, क्वेश्चंस में जो कि अप्लाई होंगी हमारे पास। तो जो प्रेजेंट फर्स्ट बेसिक टर्म वो है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, तो याद रखिएगा, जिस भी चीज में आपके पास कोई आउटकम प्रेजेंट होगा, कोई रिजल्ट निकल कर आएगा। जैसे आपने एग्जाम का जो फॉर्म है वो फिल किया, तो आपका रिजल्ट क्या है, या तो यस होगा, सिलेक्शन होगा, या फिर नहीं होगा, नो। दो चीजें हैं ना आपके पास। आपको इतना तो प्रेडिक्ट है कि दो चीजें होनी है, या तो होंगे क्वालिफाई या फिर नहीं होंगे क्वालिफाई। तो इसमें हमारे पास एक्सपेरिमेंट में अगर हम बात करें तो जहां पे भी आपके पास कोई भी आउटकम प्रेजेंट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंगल कॉइन को मैं टॉस करता हूं, एक सिंगल कॉइन को मैं टॉस करता हूं, तो मेरे पास क्या आता है, हेड आता है। आ रहा है ना हेड, मतलब एक आउटकम प्रेजेंट है, आउटकम प्रेजेंट है। ठीक है, या फिर मेरे पास टेल आता है। सपोज कर लो आपने एक एग्जाम दिया 5 मार्क्स का, ठीक है, अब उसमें या तो आपके मार्क्स 0 आ सकते हैं, 0 आ सकते हैं, या फिर आपके मार्क्स 1 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, या फिर 5 आ सकते हैं। ये सब क्या है, आउटकम्स है ना हमारे पास। आउटकम्स जहां भी प्रेजेंट होंगे वो एक्सपेरिमेंट होगा। ओके, अच्छा, ये क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट आपको जानना पड़ेगा। तो जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब है जिसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। भाई एग्जाम का फॉर्म तो फिल कर दिया आपने, एग्जाम का फॉर्म तो फिल कर दिया, लेकिन अब पता थोड़ी नहीं है कि पास ही होना है या पास नहीं होना है। ठीक है, एक डाइस को रोल करा, 1 से लेके 6 तक नंबर्स होते हैं, आप लोग जानते हैं। तो उस डाइस को रोल करने के बाद पता थोड़ी नहीं है कि 6 ही आना है हमारे पास। समझ रहे हैं बात को। या फिर कॉइन को टॉस करा, टॉस करने के बाद क्या कंफर्म है कि हेड आएगा,
बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे आप प्रेडिक्ट थोड़ी कर सकते हो पहले से कि ये आएगा। तो ये होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो इसकी एग्जांपल्स आप लोग समझ सकते हैं। एग्जांपल्स क्या हो सकती है, जैसे एग्जांपल नंबर 1 अगर मैं बात करूं, यहाँ पे कॉइन की हो जाती है। ओके, कॉइन की हो जाती है हमारे पास। इसी तरीके से आपके पास डाइस होता है। डाइस, लूडो का जो पासा होता है उसमें जो नंबरिंग होती है 1 से लेके 6 तक, कुछ भी आ सकता है आपका। 5 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो ऐसा तो नहीं है कंफर्म हो जाए कि 6 ही आना है, बोलो। तो ये जो कंडीशन है ये होती है रैंडम एक्सपेरिमेंट। तीसरा केस इसी तरीके से कार्ड्स होते हैं हमारे, कार्ड्स, ये भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में आ जाएगा। आप बताइए, कार्ड्स को जब आप यहाँ पे प्रेजेंट करते हो तो ग्रुप्स होते हैं उसमें, वो सब अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लेकिन वो जो हर एक कार्ड है उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है ना, एक प्रेजेंट, उसकी एक मतलब आइडेंटिटी है हर एक कार्ड की। तो कोई कंफर्म तो नहीं है कि जो 2 नंबर वाला कार्ड है वही आना है क्वीन का, बताओ, नहीं है ना। तो यही होता है हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट, जहां आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये चीज होनी है। सैंपल स्पेस क्या होता है, तो देखिए यहां पे सैंपल स्पेस क्या होता है, जितने भी आउटकम थे हमारे पास, जैसे एक सिंगल कॉइन को टॉस करने पे आपके पास या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो सारे आउटकम्स को एक जगह जब प्रेजेंट कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, आपका सैंपल स्पेस हो जाता है। ये कॉइन की बात है हमारे पास। अच्छा, सिर्फ इतनी बात नहीं है, एक डाइस को रोल करते, सिंगल डाइस की मैं बात कर रहा हूं अभी, तो या तो 1 आता है, 2 या फिर 3, 4 या 5 या फिर 6। तो सारे आउटकम्स को अगर मैं एक जगह नोट कर देता हूं, सभी आउटकम्स को, उस एक्सपेरिमेंट के, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के सभी आउटकम्स को एक जगह नोट कर दिया, वो होता है उसका सैंपल स्पेस। ओके, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एक्सपेरिमेंट जहां कोई भी आउटकम प्रेजेंट होगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट जहां प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या चीज पॉसिबल है। ठीक है, आउटकम तो मिल रहा है लेकिन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ये चीज होना है, कंफर्म तो नहीं है ना वहां पे। नेक्स्ट, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या है, जहां सारे आउटकम्स को एक जगह लिख दिया जाता है। तो बेसिक पॉइंट्स आप लोग को ये क्लियर होने चाहिए आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए। इवेंट क्या होता है हमारा, तो वो जो सैंपल स्पेस का, आपको मालूम है सबसेट होता है, एक सेट होता है। जैसे एक बर्गर है हमारे पास, उसका मैं 1/4 पार्ट कट कर लेता हूं, तो वो जो 1/4 पार्ट है वो उसका सबसेट हो गया। इसी तरीके से जो सैंपल स्पेस था जिसमें सिंगल कॉइन को टॉस करने पे हेड और टेल आ रहा था, तो उस इंडिविजुअल हेड को अगर आप ले रहे हो या इंडिविजुअल टेल को ले रहे हो, वो एक इवेंट है। जैसे आपसे पूछ लिया गया कि कॉइन को टॉस कराए, तो जल्दी से बताओ प्रोबेबिलिटी हेड की क्या होगी। तो वो जो हेड है वो एक इवेंट है। हेड जो है वो एक इवेंट है। होता है, क्रिकेट मैच खेलते हो आप लोग, क्रिकेट मैच में क्या होता है हमारे पास, पता करते हो कि जो कॉइन है अगर हेड आए तो बैटिंग मैं करूंगा, टेल आया तो बॉलिंग, ऐसे ही तो होता है। तो ये कंडीशन क्या है हमारे पास, ये जो हेड आएगा ये एक इवेंट में आ गया। ठीक है, जीतने के चांसेस हेड के थ्रू डिनोट हो गए और टेल के थ्रू डिनोट हो गए हारने के चांसेस। ये है मतलब, इवेंट का मतलब है कि उस पर्टिकुलर वैल्यू के आने की पॉसिबिलिटी कैलकुलेट करना, वो एक इवेंट है। ऐसे ही जो डाइस को रोल कर रहे हो, 6 आने की प्रोबेबिलिटी, वो एक इवेंट है। 6 जो आएगा, 6 जो नंबर है वो एक इवेंट है आपका, समझिए। कार्ड्स में भी ऐसी ग्रुप्स होते हैं। अभी आप लोग जब चीजों को ओपन करोगे, सारी चीजें पढ़ोगे, तब आपको क्लियर होंगी। तो आगे तक बने रहिए लेक्चर में। अब ये तो हो गया हमारा एक सिंगल पॉइंट। इसी तरीके से 1 आ रहा है आपका, 1 निकालना है हमें। तो 1, एक डाइस में 6 होते हैं टोटल। तो इवेंट क्या है, 1 के लिए पूछा गया है, तो एक इवेंट है ना 1। अच्छा, अगर उन्होंने पूछ लिया गया इवन नंबर, इवन नंबर वाले बताइए, तो इवन नंबर में क्या क्या आ जाएंगे, 2, 4, 6, तो ये एक इवेंट हो गया या नहीं, समझे बात को। ये होता है हमारे पास इवेंट। अब देखो वही चीज है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, मतलब उस इवेंट की पॉसिबिलिटी अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो आप लोग क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट रखोगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस याद है क्या होता था, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये फॉर्मूला प्रेजेंट था, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये होता है सैंपल स्पेस। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का मतलब क्या है,
फेवरेबल आउटकम जिसके लिए पूछा जा रहा है, जैसे मैंने बताया आपको हेड के लिए पूछा जा रहा है, हेड के लिए, तो हेड हमारा एक इवेंट हो गया। हमसे टेल के लिए पूछा जा रहा है, टेल एक इवेंट हो गया। हमसे इवन नंबर के लिए पूछा जा रहा है, तो इवन नंबर एक इवेंट हो गया, तो फेवरेबल आउटकम हो गया वो। और नीचे क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। असल में यही फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए। अगर आपको किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो फॉर्मूला है फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, राइट। तो इससे आप ये भी समझ सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। तो यहां तक सब लोगों को बात बिल्कुल क्लियर होगी, किसी को कोई भी इशू नहीं होगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का यहाँ सिंपल सा मतलब है कि आपको मतलब पी नहीं, ये एन है, ठीक है, एन। यहाँ ये तो आपको समझ में आ ही गया, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम लोग किसकी, उस इवेंट की। तो उसके निकालने के लिए नंबर जो हमारे पास टोटल इवेंट दे रखे हैं, जैसे मैंने बताया इवन नंबर दे रखे हैं तो 2 4 6 लिखोगे सारे इवेंट को, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम नीचे लिख दोगे आप लोग, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट। ये बात आप लोग को क्लियर हो गई, राइट। अब इसमें हमारे पास रिजल्ट आता है, रिजल्ट ऑन प्रोबेबिलिटी। मतलब ये है कि आपने प्रोबेबिलिटी डिस्कस करा, जो कि एक फॉर्मूला आपका प्रेजेंट है, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम एन था ना वहां पे, देखिए कि जो है प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, यहाँ एन ही तो है, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम और टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो एन हो गया ये, ठीक है, एन है ये। अब इससे आप लोग क्या सीखे कि इसका रिजल्ट क्या होगा प्रोबेबिलिटी का, जैसे कि रिजल्ट क्या क्या आएंगे आपके पास प्रोबेबिलिटी के केस में। तो याद रखना, याद रखना आप लोग एक बात, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि प्रोबेबिलिटी जो होती है इवेंट की, वो अगर 0 हो जाती है तो उसको कहा जाता है इम्पॉसिबल इवेंट। क्या कहा जाता है, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। ये क्या है आपका इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल चांद से तारे तोड़कर लाना, ये क्या है हमारा, बताओ, इम्पॉसिबल इवेंट है, ठीक है। कहा जाता है ना ये स्टेटमेंट, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है, जो चीज पॉसिबल नहीं हो सकती, तो 0 होगी ना उसकी पॉसिबिलिटी आपकी। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अगर 1 हो, अगर 1 हो आप, जैसे सपोज कर लो आपने इतना कट ऑफ पार स्कोर करके आए हो एग्जाम में, और आप आकर बता रहे हो सर हमारा एग्जाम तो कंफर्म हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। एक बार आपने कह दिया कि इतने ऊपर स्कोर जा रहा है आपका, अब आप पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ गई है, तो ये क्या हो गया आपका श्योर इवेंट में लाई कर सकता है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कट ऑफ पे, ठीक है। कोई भी चीज आप ये समझ लीजिए कि बहुत बेसिक सा जो एग्जाम है, जहां एक परसेंटेज क्राइटेरिया होता है स्कूल में या कॉलेजेस में, तो उसके बेसिस पे आपके ऊपर परसेंट आ रही है तो पास तो है ना, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, 1 है। इस तरीके से आप तो समझ लीजिए, तो ये होता है श्योर इवेंट। ये कौन सा इवेंट होता है, श्योर इवेंट, ओके। एक आपने पढ़ा इम्पॉसिबल इवेंट और एक आपने पढ़ा श्योर इवेंट। अच्छा एक बात और याद रखना, जो प्रोबेबिलिटी होगी किसी भी इवेंट की, जैसे हेड की, टेल की, या फिर डाइस में बात करिए किसी नंबर 6 की, 5 की, जो भी हो पॉसिबिलिटी, या कार्ड्स में बात करें, तो वो ग्रेटर और इक्वल होगी 0 के। या तो 0 के इक्वल है जैसे कि लिखा है इम्पॉसिबल इवेंट, या फिर 0 से ग्रेटर होगी, और 1 के या तो इक्वल होगी या 1 से स्मॉलर होगी। 1 के अगर इक्वल हो जाती है तो वो कौन सा इवेंट होता है आपका, वो होता है श्योर इवेंट। 0 के इक्वल हो जाती है तो वो कौन सा इवेंट होता है, वो होता है इम्पॉसिबल इवेंट। और प्रोबेबिलिटी जो होती है इवेंट की, वो ग्रेटर होती है 0 के और लेस देन होती है 1 की। ये बिल्कुल बात आप लोग को पता होनी चाहिए, ठीक। ये बेसिक बात हो गई इसकी। बढ़ते हैं आगे की तरफ फिर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, देखिए पॉइंट्स। अब मतलब आप ये बातें समझ गए, ठीक है, ये बातें आप लोग समझ गए बेसिक क्या है प्रोबेबिलिटी का। तो देखिए जो भी स्टूडेंट्स ने डिसाइड कर लिया कि हाँ अब आप लोगों को तैयारी स्टार्ट कर देनी है इसकी। अगर आपका सच में टारगेट है 2025 एंट्रेंस के लिए, एमबीए के लिए, ओके, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आप लोग सच में क्वालिफाई करना चाह रहे हैं और तैयारी शुरू करना चाह रहे हैं और अभी तक आपने डिसाइड नहीं किया है, तो अब भी आपके पास टाइम है। बस आप लोगों को ऑनलाइन अगर ज्वाइन करना है, घर बैठे, बाहर से प्रेजेंट है, आप अलीगढ़ में नहीं है, तो घर बैठे आप लोग ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करिए और वहां से बैच को परचेज कर लिए। जो भी न्यू बैच होगा उसमें आपका शिफ्ट हो जाएगा और क्लासेस लाइव होंगी, आपकी डेली लाइव क्लासेस होंगी।
क्लासेस के साथ डीपीपी रहेगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जो पढ़ाया जा रहा है उस पे बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। टेस्ट सीरीज आपकी वीकली रहेगी, पूरा शेड्यूल आपको मिल जाएगा, और एंट्रेंस तक का, जिसमें मॉक टेस्ट आपके फाइनल अलग रहेंगे। आप चाह रहे हैं कि सर हमने ऑनलाइन तो क्लास ले ली, साथ में हम लोग ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लेना चाह रहे हैं, तो ऑफलाइन लास्ट टाइम में आप यहाँ पे आके टेस्ट सीरीज को दे सकते हैं। मॉड्यूल आप चाह रहे हैं कि सर बुक्स कौन सी प्रेजेंट होती है इसके लिए, तो मॉड्यूल हम लोग यहां से पोस्ट कर देते हैं। सारी मतलब फैसिलिटी आपको यहां दी जाएंगी, आपकी रिपोर्ट आपको मिलती रहेगी, क्या आपकी प्रोग्रेस चल रही है, कितना स्कोर सब्जेक्ट वाइज है, कितना स्कोर कंबाइंड है, एमयू पैटर्न पे कैसा क्वालिफाई कर रहे हैं आप कट ऑफ के बेसिस पे, या जामिया पैटर्न में कितना स्कोर जा रहा है, रैंकिंग क्या चल रही है आपकी, हर चीज आपको बताई जाएगी। ओके, तो बस बैच को आपको डाउनलोड करने के लिए ऐप को डाउनलोड करना है, और ये कूपन कोड जरूर लगा देना है। इससे क्या होगा, 50% ऑफ भी मिल जाएगा आपको, क्योंकि 10 ईयर्स सेलिब्रेट कर रहा है। एसीसी का जो रिजल्ट है आप लोग देख सकते हैं, जो रैंक फर्स्ट प्रोड्यूस हुई है ये लास्ट ईयर है, ये 2024 का रिजल्ट। ओके, 2024 के रिजल्ट है ये, एमयू, जामिया, एमबीए, ओके, कैट एंट्रेंस में। चाहे आप ये इससे प्रीवियस ईयर रिजल्ट भी देख सकते हैं, यहां नीचे शिफ्ट है इसका, ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये 2023 का रिजल्ट है, ये 2022 का रिजल्ट है, ये 2021 का रिजल्ट है, ये 2020 का रिजल्ट है, ये 2019 का रिजल्ट है। तो इस तरीके से एमबीए में हर साल अल्हम्दुलिल्लाह एसीसी रैंक प्रोड्यूस करता हुआ आ रहा है। अब आप लोग चाह रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस करनी है सर हमें, तो ऑफलाइन के लिए आप लोग के पास यहां पे प्रेजेंट है, देखिए सेंटर नेम आपके पास प्रेजेंट है। इन सेंटर नेम जो प्रेजेंट है इसमें आप लोग विजिट करिए, जो कि आपका मेन सेंटर अब्दुल्ला वुमेन्स कॉलेज है, और ब्रांच सेंटर एमयू डिस्टेंस, नियर एमयू डिस्टेंस, ओके, शमशाद मार्केट में। ये मोबाइल नंबर है, कोई फर्दर आपको क्वायरी हो उसकी डिटेल्स आप ले सकते हैं इस गिवन नंबर। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि आप लोगों को पता चल गया कॉइन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो एक सिंगल कॉइन को टॉस करते टाइम आप लोग को मालूम होना चाहिए, ये कॉइन है जैसे सपोज कर लिए, इसको मैंने एक्सटेंड करा तो ये एक हेड और दूसरा टेल में एक्सटेंड हो गया, ठीक है। सैंपल स्पेस बड़ा आसान है इसका बनाना, सैंपल स्पेस इसका हो जाएगा हमारा सिंगल कॉइन का, दैट इज इक्वल टू हेड कॉमा टेल। ये सिंगल कॉइन की बात हो गई। सर ये बताइए अगर दो कॉइन हो तो क्या होगा, तो ध्यान रखना दो कॉइन के लिए बस आपको क्या करना है, ये कॉइन है जैसे ये एक बार एक्सटेंड हुआ था किसके लिए, सिंगल कॉइन के लिए, राइट। अगर मैं इसको दो कॉइन के लिए निकालना चाहूं तो मैं इसको एक बार और एक्सटेंड कर दूंगा, इसको मैं एक बार और एक्सटेंड कर दूंगा। इससे क्या होगा, अब मेरा जो सैंपल स्पेस निकलेगा, अब जो मेरा सैंपल स्पेस निकलेगा वो क्या निकलेगा, देखो एच एच, हेड पहले में भी और दूसरे में भी हेड, या फिर मेरे पास ऐसा हो सकता है हेड टेल, पहले में हेड दूसरे में टेल, या फिर ऐसा हो सकता है पहले में टेल और दूसरे में हेड, दूसरे में हेड, या फिर ऐसा हो सकता है पहले में टेल और दूसरे में भी टेल। ये है इसका सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस अगर सिंगल कॉइन का है तो हेड टेल हो जाता है, लेकिन अगर दो कॉइन का है तो उसको दो बार एक्सटेंड कर देंगे, एक बार एक्सटेंशन फिर दूसरी बार भी एक्सटेंड कर देंगे, दो कॉइन के लिए आपका निकल जाएगी वैल्यू। ये है दो कॉइन के लिए टॉसिंग, टॉसिंग सिंगल कॉइन, ओके, टॉसिंग अ सिंगल कॉइन। और ये जो बात है हमारी वो है टॉसिंग टू कॉइन्स साइमल्टेनियसली, ओके, टॉसिंग टू कॉइन्स साइमल्टेनियसली। सर लेकिन क्वेश्चन तो ऐसे आते नहीं है, अभी बताते, क्वेश्चन आते हैं सर 3 कॉइन के लिए या 4 कॉइन के लिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे ये काम करा है आपने वैसे ही वो काम करना है, टॉसिंग टू कॉइन्स साइमल्टेनियसली, ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद अगर 3 कॉइन का आपसे पूछा जाए तो 3 कॉइन के लिए क्या करना है, टॉसिंग, टॉसिंग 3 कॉइन्स के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे आपने एक बार एक्सटेंड करा था हेड और टेल, सही है, बिल्कुल बात क्लियर है। अब अगर दो कॉइन के लिए निकालते हैं तो एक बार और फर्दर एक्सटेंड कर देंगे, आप एक बार फर्दर और एक्सटेंड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा हेड और ये आ जाएगा टेल, और इसको भी एक्सटेंड कर दिया हेड और ये टेल। ये दो कॉइन का निकल आया। अगर मुझे 3 कॉइन का निकालना है तो मैं इसको फर्दर एक्सटेंड कर दूंगा, तो फर्दर एक्सटेंशन का मतलब है एक बार और एक्सटेंड कर दो, हेड टेल और ये हेड टेल और ये हेड टेल, ठीक है। इसी तरीके से देखो सबको करना होगा, ये मत करना कि एक को कर दिया सर ने कहा था,
सभी वैल्यूज को एक बार एक्सटेंड करना होगा। ये 3 कॉइन का हो गया। अगर मुझे 4 कॉइन का निकालना हो मैं फर्दर एक्सटेंड कर दूंगा, तो हम लोग 3 कॉइन का भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा देखो, पहला क्या होगा, हेड हेड हेड, आती बात समझ, हेड हेड हेड, देख के बिल्कुल देख के समझिएगा, हेड हेड टेल, इस तरीके से हेड हेड टेल। तीसरा हेड टेल हेड, कौन सा है, हेड टेल हेड। अभी और हेड टेल टेल, कौन सा है, हेड टेल टेल, ठीक है। उसके बाद अब यहां की बात तो खत्म हेड की, अब टेल से स्टार्ट होगा, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड। जब आप सीख जाओगे ना तो फर्दर एक्सटेंड करते जाओगे खुद ही, टेल हेड टेल, फिर टेल टेल हेड, और फिर टेल टेल टेल। ये हो गए टोटल हमारे पास 8 आउटकम्स। सैंपल स्पेस आप लोगों को पता चल गया, 3 कॉइन का ये होता है। या तो ऐसा हो सकता है तीनों कॉइन में हेड आ जाए, या फिर 2 कॉइन में हेड और 1 कॉइन में टेल, इस तरीके से कॉन्सेप्ट। अब मुझे 4 कॉइन का निकालना है तो मैं बड़ी आसानी से इसको एक्सटेंड करूंगा और वैल्यू निकाल लूंगा, राइट। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा जो इंपॉर्टेंट है, अगर अगर आपसे क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कभी हो जाता है, ऑप्शन दे दिए जाते हैं कंडीशन बेस्ड, तो वहां पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट पूछ लेता है, तो याद रखिएगा नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, किस केस के लिए, कॉइन के लिए, तो ये होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास 2 रेज टू दी पावर n। क्या होगा फॉर्मूला, 2 रेज टू दी पावर n होगा कॉइन के लिए। अगर आपको नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने कॉइन के केस के लिए, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक कॉइन को टॉस किया था, तो आप लोग को याद होगा इसके लिए क्या होगा, 2 रेज टू दी पावर 1 दैट इज इक्वल टू 2। याद करो 2 ही तो पढ़े थे, हेड या फिर टेल, 2 आउटकम निकल कर आ रहे थे, तो ये हो गया एक सिंगल कॉइन के लिए। अगर मैं 2 कॉइन को टॉस करूंगा तो n इक्वल टू 2, मतलब 2 रेज टू दी पावर 2 कितना होगा, 4 होगा। तो कितने आ गए, 4 आउटकम्स निकल आ। ये किसका है, आपका 2 कॉइन का केस हो गया। अच्छा अगर मैं 3 कॉइन के लिए बात करूं, देखो याद करो 4 ही तो आउटकम थे जब 2 कॉइन को टॉस कर रहे थे, या तो हेड हेड, या हेड टेल, या टेल हेड, या फिर टेल टेल। लेकिन अगर 3 कॉइन को मैं साइमल्टेनियसली टॉस करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, 2 रेज टू दी पावर 3 दैट इज इक्वल टू 8। टोटल 8 आउटकम्स आपके निकल कर आएंगे जब आपके 3 कॉइन टॉस होंगे साइमल्टेनियसली, राइट। अगर आपसे पूछ ले आपने 10 कॉइन को टॉस किया तो बताओ कितना होगा, इसको बस ओपन कर देना, या फिर ऑप्शन ई 2 रेज टू दी पावर 10 दे रखा होगा, राइट। तो ये फॉर्मूला आपको बस ध्यान रखना है, ये कॉन्सेप्ट है अभी आपका, ठीक है। अभी आप लोग क्वेश्चंस करोगे, एटलीस्ट एटमोस्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएंगे उन क्वेश्चंस में, ओके। तो कॉन्सेप्ट अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कॉइन का मैंने आपको बताया, ये आप लोग को बात समझ लेनी है बिल्कुल, कॉन्सेप्ट यही है। बाकी जैसे क्वेश्चंस आप लोग लगाते जाओगे कुछ टर्म्स यूज होती जाएंगी, जैसे एटलीस्ट होता है, ओके, एटमोस्ट होता है, जहां मैक्सिमम होता है, एटलीस्ट मिनिमम होता है, तो वो सब क्वेश्चंस में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब डाइस का क्या रोल है सर, ये डाइस में क्या क्या चीजें आती हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखिए डाइस, जो कि एक सिंगल डाइस को अगर मैं थ्रो करता हूं, एक सिंगल डाइस को मैं अगर थ्रो करता हूं तो मेरा जो रिजल्ट रहता है इसमें, ओके, रिजल्ट जो रहेगा हमारा, हाँ, तो रिजल्ट रहता है आपका इस तरीके से 1 2 3 4 5 6। जी सर, आपने बिल्कुल यही बात अभी बताई थी, एक सिंगल डाइस को थ्रो करने के बाद 1 से लेके 6 तक आउटकम्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। सिंगल डाइस की बात हो गई है, तो सिंगल डाइस। अच्छा अगर सर 2 डाइस कर दें, 2 डाइस तो क्या होगा, 2 डाइस, राइट। तो क्या होगा, तो ध्यान रखो 2 डाइस के लिए आपको क्या करना होगा, बस 2 डाइस के लिए इसको 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से नोट कर लिया। ये 1 से लेके 6 तक डाइस के लिए हो गया। इसी तरीके से इसको फर्दर एक्सटेंड कर दो, 1 2 3 4 5 6। अब आपको याद होना चाहिए जब 2 डाइस को रोल करेंगे तो या तो ऐसा हो सकता है पहले में 1 और दूसरे में भी 1 आ जाए, इस तरीके से क्रॉस कर दो, 1 2 1 3, ओके, 1 4 1 5 और 1 6। समझ में आ रहा होगा, ये रोज है और ये कॉलम है, पहले रो को लिखा जाएगा बाद में कॉलम को लिखा जाएगा, 1 1 1 2 1 3 इस तरीके से। नेक्स्ट 2 1, इसको मतलब लिखते चले जाएंगे आप, 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6।
ऐसे कितने कितने आउटकम हो जाएंगे, 6 इधर हो गए, 6 नीचे होंगे, इसी तरीके से चलता जाएगा ये पैटर्न। तो यहां मैं नोट कर देता हूं, आप लोग भी इसको प्रॉपर नोट कर लो, क्योंकि जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे अगले सेशन में उसमें आप लोग को ये सारी चीजें यूज करनी होंगी बहुत अच्छे से। 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-4, 4-5, 4-6, 5-1, 5-2, ओके, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6। इस तरीके से मतलब आप टोटल 36 आउटकम्स ड्रॉ कर सकते हो। ओके, ये हो गए हमारे 30 आउटकम। इसको फर्दर एक्सटेंड करेंगे, आपका बन जाएगा सैंपल स्पेस हमारा 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6। तो ये है आपका दो डाइस का। जब दो डाइस आप रोल करते हो साइमल्टेनियसली तो आपके पास ये रिजल्ट निकल कर आते हैं। ओके, अब क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं आपके पास की पूछा जा सकता है कि अगर दोनों डाइस पे सेम नंबर शो कर रहा है तो क्या पॉसिबिलिटी होगी। क्वेश्चन ये बन सकता है डिफरेंस जो है दोनों डाइस पे के नंबर का ऑड नंबर आ रहा है, ऐसी क्या पॉसिबिलिटी होगी। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। या क्वेश्चन ऐसे बन सकता है सम ऑन टू डाइस इज 8, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी। मतलब कोई भी नंबर दे दिया जाए, सम ऑन टू डाइस इज 7, 5, 3, इस तरीके से पॉसिबिलिटी पूछी जा सकती है। या फिर सम ऑन टू डाइस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, लेस देन और इक्वल टू 9, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। या फिर एक फर्स्ट डाइस शो डबल ऑफ सेकंड डाइस नंबर, ठीक है, एक डिजिट जो है डबल है दूसरे का, ऐसी क्या पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे इसके थ्रू आप चेक कर सकते हो। बाकी क्वेश्चंस जैसे लगाएंगे उसके शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस कर लेंगे हैंड टू हैंड उसी फॉर्म में। मेन जो बेसिक आपको याद रखना है वो ये फिगर आपको याद होनी चाहिए, बनाना आना चाहिए इसको। ये डाइस के लिए हो गया। सर ये तो बात समझ में आ गई आपकी, लेकिन ये बताइए कि ये जो आउटकम्स थे, जैसे कॉइन का आपने बता दिया 2 raised to the power n, अगर हमसे कॉइन डाइस का पूछ लिया गया तो क्या होगा आंसर। तो आप लोग के पास क्या है इसमें कंडीशन, ये हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स ये होता है 6 raised to the power n। क्या होगा फॉर्मूला, 6 raised to the power n होगा फॉर्मूला किसका, नंबर ऑफ आउटकम्स का। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे आउट निकालने हैं कितनी वैल्यूज होंगी, जैसे एक सिंगल डाइस को थ्रो कर रहे थे तो 6 आउटकम आ रहे हैं हमारे, राइट। अब इसमें अगर गिनोगे आप लोग 36 होंगे टोटल। देखो 6 और 6 कॉलम्स हैं, 6 into 6 36। तो इसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है हमारा 6 raised to the power n। जैसे फॉर n इक्वल टू 1 ये हो जाएगा 6 raised to the power 1 दैट इज इक्वल टू 6। अच्छा n इक्वल टू 2 ये हो जाएगा 6 raised to the power 2 दैट इज इक्वल टू 36। ये बात भी समझते हैं आप। अच्छा अगर 3 डाइस है हमारे पास, 3 डाइस को थ्रो करा जा रहा है साइमल्टेनियसली, तो ये हो जाएगा 6 raised to the power 3 दैट इज इक्वल टू 216। ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास 3 डाइस का। ऐसे ही कितने भी डाइस का पूछा जाए, 100 डाइस, तो आपका ऑप्शन दे रखा होगा 6 raised to the power 100, अगर आपको फॉर्मूला पता होगा। ये डाइस का रोल होता है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन होंगे उसमें आपको चीजें समझ में आ जाएंगी इंशाल्लाह। बढ़ते हैं आगे की तरफ अपना नेक्स्ट आता है कार्ड्स। कार्ड्स जैसे कि आप लोग को मालूम होना चाहिए, इसकी नॉलेज बहुत अच्छे से आपको क्लियर होनी चाहिए। कार्ड्स होते क्या है हमारे, देखो कार्ड्स में ये होता है कि टोटल देयर आर 52 कार्ड्स। टोटल कितने कार्ड्स होते हैं आपके, 52 कार्ड्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो 52 कार्ड्स ये 4 ग्रुप्स में डिवाइड हुए हुए होते हैं, 4 ग्रुप्स में डिवीजन हुआ हुआ होता है, राइट। 13, 13, 13 और फिर से 13। तो ये टोटल 4 ग्रुप्स हैं हमारे पास इसमें, 13, 13, 13 और 13। अब आप खुद सोचिए 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 52 बनेगा, सही है, इक्वल डिवीजन है ये। अब एक बात और ध्यान रखें, यहाँ पे 4 ग्रुप्स में पर्टिकुलर नेम है। एक का स्पेड्स होता है, हार्ट, डायमंड, क्लब, ओके, ये 4 ग्रुप्स हो गए हमारे पास। अब ये जो स्पेड्स है ये फर्दर आपका ओपन होगा, इसके नाम क्या होंगे, देखो स्पेड्स है ये ओपन होगा आपका। सबसे पहले एस, किंग, क्वीन, जैक,
और नंबरिंग होगी आपके पास 10, 9, ओके, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। काउंट कर लिया, ये कितने हो गए 5 और ये 4 9, 9 और 4 13, 13 कार्ड्स हो गए इस तरीके से। कहां से स्टार्टिंग है, एस, फिर किंग क्वीन जैक, फिर आपकी नंबरिंग दे रखी है 10 से लेके 2 तक, ओके। इसी तरीके से सेम ग्रुप यहां पे भी प्रेजेंट होगा, सेम ग्रुप ये वाला यहां भी प्रेजेंट होगा और सेम ग्रुप यहां भी प्रेजेंट होगा। अब इसमें जो है हमारे पास जैसे स्पेड्स है, हार्ट है और आपका क्वीन है, ओके, या फिर डायमंड है, तो स्पेड्स, हर्ट, ओके, डायमंड और क्लब, ये सब चीजें जो प्रेजेंट है, इसमें जो हमारे पास प्रेजेंट होंगी चीजें जैसे फेस कार्ड्स होते हैं, इसमें फेस कार्ड्स, फेस कार्ड में हमारी गिनती होती है इसमें किंग की, क्वीन की, जैक की। किस किस की प्रेजेंट है, किंग, क्वीन, जैक। तो टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए आपके पास, टोटल जो हमारे फेस कार्ड्स होते हैं वो होते हैं आपके, बोलो जल्दी से, टोटल फेस कार्ड्स हो जाएंगे आपके, जब एक ग्रुप में 3 कार्ड्स हैं तो हर एक ग्रुप में 3-3 होगा, 3 इंटू 4 कितना होता है हमारा, 3 इंटू 4 हो जाएगा आपका 12। इसी तरीके से नॉन फेस कार्ड की बात की जाए तो उसमें नॉन फेस कार्ड में कितने आएंगे, टोटल 52 है हमारे, और 52 में अगर हम लोग माइनस कर दें 12 को तो हमारे कितने आ जाएंगे यहाँ पे 40। देयर आर 40 नॉन फेस कार्ड, नॉन फेस कार्ड, ओके। तो जिसमें फेस प्रेजेंट नहीं होगा ऐसे कितने कार्ड्स होंगे आपके पास, 52 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 40, ये हमारे नॉन फेस कार्ड्स। अब इसमें एक बात और याद रखिएगा, कलर के बेसिस पे डिवीजन हुआ भाई कार्ड्स का। 2 कलर होते हैं, एक होता है रेड कलर, एक कौन सा होता है, रेड कलर। अच्छा ब्लैक तो चलेगा नहीं इसमें, तो रेड कलर में हमारे पास एक ये कार्ड है हर्ट और एक डायमंड, और ये जो क्लब है ये होते हैं ब्लैक कलर में। ये किसमें होंगे आपके, ब्लैक कलर, ब्लैक इन कलर, ओके। और स्पेड्स भी आपका ब्लैक कलर। ये आप लोग को कार्ड्स के बेसिस पे होना चाहिए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए जरा इसमें ब्लैक कार्ड्स कितने। तो ब्लैक कार्ड्स की अगर मैं बात करूं, ब्लैक कार्ड्स की, तो देयर आर बेसिकली टोटल 26 ब्लैक कार्ड्स। कितने कार्ड्स होंगे आपके, 26 ब्लैक कार्ड्स होंगे। 13 एक ग्रुप में देखिए स्पेड्स में और 13 हमारा क्लब में, तो टोटल कितने हो गए ब्लैक कार्ड्स 26। अच्छा रेड कार्ड की बात करें तो 13 इसमें और 13 डायमंड में, तो टोटल कितने हो गए फेस कार्ड हो गए हमारे फेस कार्ड्स 26। इस तरीके से आपको फेस कार्ड्स पता होना चाहिए, रेड कलर में कैसा है, ब्लैक कलर में कितने नंबर ऑफ कार्ड्स हैं, ओके। चलिए ये बात सर हमें समझ में आ गई है। अब आपको कुछ और बातें मालूम होनी चाहिए। आपसे पूछ लिया जाए स्पेड्स की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो स्पेड्स में कितने कार्ड्स हैं आपके, टोटल 13 कार्ड्स हैं, तो इसके बेसिस पे आप आंसर कर दोगे 13 अपॉन टोटल 52। आपसे पूछ लिया गया 2 ऑफ स्पेड, तो 2 जो नंबर का कार्ड है वो कहां, स्पेड्स का है, तो स्पेड्स की प्रोबेबिलिटी 2 की क्या होगी, एक ही तो कार्ड है तो 1 अपॉन 52। इस तरीके से आप कर लेंगे, ये कार्ड्स के बेसिस पे। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, देखिए टोटल 52 कार्ड्स हैं, उन 52 कार्ड्स में 4 ग्रुप्स में इक्वल डिवीजन हुआ भाई 13 13 13 का, इस तरीके से। और एक का नाम स्पेड्स है, एक का नाम हर्ट, एक का नाम डायमंड और एक का नाम क्लब। इसमें रेड कार्ड्स होते हैं और ब्लैक कार्ड्स होते हैं, 2 कलर में प्रेजेंट है। रेड कार्ड्स में हर्ट और डायमंड आ जाएगा और ब्लैक में क्लब और स्पेड्स आ जाएगा। फेस कार्ड्स होते हैं जो कि किंग क्वीन जैक होते हैं, ये फेस कार्ड है 3। अब 3 एक ग्रुप में, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए फेस कार्ड्स, 12 हो गए, 3 इंटू 4 12 फेस कार्ड्स। नॉन फेस कार्ड्स की अगर मैं बात करूं तो 52 में से 12 को लेस कर देंगे 40 आ जाएगा, ये हो गए नॉन फेस कार्ड्स, राइट। तो इस तरीके से मतलब क्वेश्चंस आपके बनते जाएंगे। बाकी और एंड ये सब जो यूज होगा वो क्वेश्चंस में यूज होगा, तो उसको हम लोग उसी टाइम डिस्कस करेंगे। एक बात याद रखिएगा, ईयर के बेसिस पे, ईयर के बेसिस पे, ईयर जो है आपका बेसिकली 2 डिवीजन है हमारे पास। एक होता है आपका ऑर्डिनरी ईयर, एक कौन सा होता है, ऑर्डिनरी ईयर, और एक हमारा ईयर प्रेजेंट होता है लीप ईयर। एक ऑर्डिनरी ईयर हो गया और एक होता है हमारा लीप ईयर। सर ये क्या होता है ऑर्डिनरी ईयर, तो याद रखिएगा ऑर्डिनरी ईयर वो है जहां नॉर्मल ईयर है, जैसे कि लीप ईयर नहीं है। अच्छा सर लीप ईयर क्या है, ऑर्डिनरी नहीं है, ऐसा नहीं है। ऑर्डिनरी ईयर वो है जो आपके जहां पे 365 डेज होते हैं, ठीक है सर, ये तो हमें मालूम है, सही है। लीप ईयर वो होता है जिसमें एक दिन ऐड हो जाता है, फरवरी के मंथ में 29 हो जाते हैं डेज,
तो वो 366 डेज होते हैं। लेकिन सर ये होते कब है? ये तो हमें मालूम था एक दिन ज्यादा होता है लीप ईयर में, ऑर्डिनरी ईयर में नहीं होता होगा, जैसे 365 दिन है। अच्छा, ये होते कब है, किस ईयर में होते हैं? तो याद रखिएगा, लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर का केस है। लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4, इज डिविजिबल बाय 4, वो कंडीशन किसकी हो गई? वो हो गई कंडीशन आपकी लीप ईयर की, राइट। अगर डिवाइड नहीं होगा तो वो क्या होगा? ऑर्डिनरी ईयर होगा। तो ये हमारा कौन सा ईयर है? लीप ईयर है। जैसे फॉर एग्जांपल 2020 या फिर 2024, 2028। तो अभी जो सेशन हम लोग का चल रहा है 2024, ये भी कौन सा ईयर है आपका? ये है लीप ईयर। इसमें भी फरवरी के मंथ में एक दिन एक्स्ट्रा रहा होगा, 29 डेज रहे होंगे। ओके। अच्छा ये सर ये कौन सा ईयर है? ये ऑर्डिनरी ईयर। तो देखो ऑर्डिनरी ईयर वो है जहां, जैसे कि एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं ऑर्डिनरी ईयर की, 2019, 2021, 2022, आखिरी के 2 डिजिट क्या 4 से डिविजिबल दिख रहे हैं? क्या 19 4 से डिविजिबल होता है, या फिर 21 4 से डिविजिबल होता है, या फिर 22 4 से डिविजिबल होता है? नहीं होता सर। इस वजह से इसको कैटेगरी में ला दिया गया ऑर्डिनरी ईयर में। ये सब सर क्यों पढ़ा रहे हैं आप? तो याद रखो क्वेश्चंस बनते हैं। 53 संडे फिक्स है, 53 मंडे, 53 संडे, 53 ट्यूसडे, लीप ईयर के केस में, ऑर्डिनरी ईयर के केस में। तो कुछ नहीं है इसमें, सुनो बहुत ध्यान से। जब आपने इतनी बात समझ ली है, 365 दिन होते हैं आपके पूरे साल में ऑर्डिनरी ईयर में, बात क्लियर है? ठीक है। अच्छा, आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक ऑर्डिनरी ईयर में हमारे पास कितने वीक्स प्रेजेंट होते हैं, कितने हफ्ते होते हैं? एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। क्या मैं 7 से अगर डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा? 7 5 35, रिमाइंडर 1, 5 कैरी, 7 2 14, रिमाइंडर आ गया 1। तो समझ में आ गई बात कि एक ऑर्डिनरी ईयर की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें मेरे पास कितने वीक्स होते हैं? 52 वीक्स होते हैं। 52 वीक्स प्रेजेंट होते हैं, प्लस 1 डे होता है एक्स्ट्रा। रिमाइंडर आ रहा है ना यहाँ पे, देखो 1। तो एक दिन एक्स्ट्रा होता है हमारा। अब वो एक दिन जो एक्स्ट्रा प्रेजेंट है वो कुछ भी हो सकता है। आप सोचिए 52 वीक है, मतलब 52 वीक्स का मतलब था 52 टाइम्स बार संडे आया होगा, 52 टाइम्स बार मंडे आया होगा, ट्यूसडे आया होगा, वेडनेसडे आया होगा, थर्सडे आया होगा, ओके, इसी तरीके से फ्राइडे आया होगा, और इसी तरीके से सैटरडे आया होगा। ये कंडीशन है हमारे पास, मतलब ये 52 बार हो गया। लेकिन अब क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बताइए प्रोबेबिलिटी किसकी? 53 संडे की या 53 मंडे की, ऑर्डिनरी ईयर के केस में। तो 53 संडे, अब देखो, अब जो अगला दिन होगा उसका कुछ भी नहीं कंफर्म है कि क्या होगा। किसका पूछा जा रहा है? 53 संडे। तो एक बात बताओ, 365 दिन होने के बाद एक दिन आएगा, एक दिन बचेगा ना साल का आखिर का दिन, वो क्या होगा हमारे पास? वो टोटल क्या होते हैं वीक्स में हमारे पास? या तो संडे, या फिर मंडे, या ट्यूसडे, या वेडनेसडे, या थर्सडे, या फ्राइडे, या सैटरडे, और ये संडे। ये 7 होते हैं केसेस। तो टोटल आउटकम्स तो समझ में आ गया सर, 7 होगा, बिल्कुल सही है। पूछा किसके लिए जा रहा है? संडे के लिए पूछा जा रहा है। संडे कितनी बार नजर आ रहा है? इसमें सिर्फ एक बार। तो आंसर क्या हो गया? 1/7। ये ऑर्डिनरी ईयर का केस है आपका। ऑर्डिनरी ईयर में आपका क्या होता है? 1/7 हो जाता है आंसर, राइट। तो ये समझ में आनी चाहिए बात। एक ही दिन तो बच रहा है, अब वो एक दिन, एक ही बार तो संडे है। अगला जो हफ्ता होगा पूरे 52 वीक्स होने के बाद, जो 53 वीक होगा उसमें 7 दिन होंगे टोटल, और एक दिन संडे होगा बस। तो 1/7। सर ये बताइए फिर लीप ईयर में क्या होगा आंसर? लीप ईयर में तो कोई बड़ी बात नहीं है, जब आप ये सीख गए तो ये भी सीख जाओगे। लीप ईयर में क्या होगा? देखो, लीप ईयर में हमारे पास, आपको मालूम है 300 मतलब 366 डेज हैं। अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा, 7 5 35, रिमाइंडर आ गया 1, 6 कैरी, 7 2 14, रिमाइंडर आ गया 2। सर बात में इतना फर्क नजर आ रहा है कि यहाँ 2 दिन एक्स्ट्रा आ रहे हैं, बिल्कुल सही समझे आप लोग। यहाँ कितने डेज एक्स्ट्रा है? सिर्फ 2 डेज एक्स्ट्रा है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे 52 वीक्स हुए हैं, तो वही बात हो गई ना, 52 वीक्स हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीक में 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं, यहाँ पे 2 डेज। तो 2 डेज का मतलब है ऐसा हो सकता है, मतलब सैंपल स्पेस क्या बनेगा इसका? ऐसा हो सकता है या तो संडे आ जाए और दूसरा दिन मंडे आ जाए, 2 ऑल्टरनेट डेज होंगे, पहला संडे दूसरा मंडे आ गया। या फिर ऐसा हो सकता है मंडे आ गया और दूसरा ट्यूसडे, या फिर ट्यूसडे वेडनेसडे।
या फिर वेनसडे थर्सडे, राइट, वेनसडे और थर्सडे, या फिर ऐसा हो सकता है थर्सडे फ्राइडे, या फ्राइडे सैटरडे, या फिर सैटरडे संडे। बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, ऑल्टरनेट ही तो आ रहे हैं, 2 दिन बच रहे हैं, अब वो 2 दिन ऐसे ऑल्टरनेट आ सकते हैं। अब प्रोबेबिलिटी पूछा गया था कि बताओ इस केस में क्या होगा हमारा आंसर, 53 संडे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो डरना नहीं था आपको, इसमें भी क्या करना है, बस 53 संडे है हमारा, तो संडे कितनी बार प्रेजेंट है चेक कर लो, एक, और यहां पे भी संडे आ रहा है 2, मतलब संडे लाना है बस। तो संडे या तो इसमें आ सकता है, ऑल्टरनेट में संडे प्रेजेंट है, या फिर सैटरडे के साथ संडे आ सकता है, तो संडे 2 बार है ना, तो फेवरेबल आउटकम इज 2, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7, तो 2/7 हो जाता है किस केस के लिए, लीप ईयर के केस के लिए। ये लीप ईयर का केस हो गया, तो ऑर्डिनरी ईयर में 365 दिन है, एक दिन एक्स्ट्रा बच रहा था, तो 1/7 आंसर है। लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं, तो 2 संडे होंगे, तो 2/7 हो गया। एक कॉन्सेप्ट और होता है, याद रखना, एक कॉन्सेप्ट और होता है, क्वेश्चन बनते हैं आपके विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट, और एक होता है विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ बॉल्स दे दी जाती है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन होता है। तो ये टॉपिक बस आप लोग याद रखिएगा, जैसे क्वेश्चंस आएंगे, जैसे क्वेश्चंस आएंगे उसमें ये सारी चीजें आप लोग स्टडी करेंगे। तो बिल्कुल ये सारे टॉपिक्स हमने बेसिक नॉलेज आपको आज के सेशन में बता दी है, प्रोबेबिलिटी की क्या है, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, एमयू के लिए, एमबीए या फिर जेएमआई एमबीए के लिए। ओके, तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता चल गई है। कोई भी प्रॉब्लम आए किसी भी चीज में, आप इस गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और विजिट करना चाहे हमारे सेंटर में क्वायरी के लिए, आप लोग विजिट कर सकते हैं ऑफलाइन सेंटर में। ओके, तो बस सेशन को हम लोग एंड करते हैं, और आप लोगों को क्लास हेल्पफुल लगी होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कैसी लगी क्लास। ओके, और अब अगला जो सेशन होगा उसमें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस एमयू में पूछे जा रहे हैं, कैसे जेएमआई में पूछे जा रहे हैं, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, राइट। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।